नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। सबसे पहली खबर राजस्थान से, जहां राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस बार पायलट ने पीएम मोदी की तारीफ को हथियार बनाया है। दरअसल कल मानगढ़ में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की, जिस पर अब पायलट ने सवाल खड़े करते हुए इस पूरे मामले को गुलाम नबी आजाद के प्रकरण से जोड़ दिया है। पायलट ने कहा कि सबको पता है कि सदन में पहले पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ की और फिर आजाद साहब ने क्या किया वो सबके सामने है। ऐसे में अब गहलोत की तारीफ में पीएम ने कसीदे पढ़े हैं। कहीं एक बार फिर कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला। पीएम की तारीफ को हल्के में नहीं लिया जा सकता है और इसके मायने समझने होंगे कि आखिर पीएम मोदी को अशोक गहलोत अचानक अच्छे क्यों लगने लगे। ये तमाम बातें पायलट की ओर से कही गई हैं। और प्रधानमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, जो बड़ाइयाँ करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने स्वतः ही बड़ाइयाँ करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से बीते कल अशोक गहलोत की तारीफ की वो आपने सुना, और इसी तारीफ के बाद सचिन पायलट को अशोक गहलोत पर निशाना साधने का मौका भी मिल गया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने लगे हाथ गहलोत के वफादारों पर भी निशाना बोल दिया। दरअसल सचिन पायलट ने 25 सितंबर को जयपुर में सियासी ड्रामा करने वाले गहलोत के मंत्रियों पर एक्शन की मांग की है। पायलट ने कहा है कि बैठक से पहले बगावत करने वाले नेताओं को कांग्रेस ने नोटिस भेजा था। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि उन पर कठोर एक्शन लिया जाए। जहां तक क्या लगता है सर, गहलोत जी भी उसी राह पे चले हैं? जहां तक राजस्थान के संदर्भ की बात है, आप सब जानते हैं कि 25 सितंबर को एक सीएलपी की मीटिंग कॉल की गई थी। वो मीटिंग हो नहीं पाई और उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने सॉरी फील किया और माफ़ी मांगी पार्टी से भी और हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से भी। उसके बाद जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए थे, माखन जी और खड़गे साहब, उन दोनों ने भी उसको बहुत गंभीरता से लिया और उस सब का संज्ञान लेने के बाद एआईसीसी ने इसको एक इनडिसिप्लिन का मामला माना और फिर 3 लोगों को नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद ये जानकारी में आया है कि उसके जवाब दिए गए हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और इस पार्टी में सबके लिए रूल्स, नियम, कायदे कानून बराबर होते हैं। तो जो इनडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। वो इसलिए कोई व्यक्ति कितना बड़ा हो, लेकिन कानून, डिसिप्लिन, अनुशासन पार्टी का सब पे लागू होता है। तो मुझे विश्वास है कि खड़गे साहब, क्योंकि अभी वो नए अध्यक्ष बने हैं, पदभार संभाला है और जल्द इस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनडिसिप्लिन माना गया, नोटिस दिया गया, जवाब मांगा गया और उसके बाद कोई भी निर्णय ना लिया जाए। निर्णय लिया जाएगा और जल्द लिया जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और इस पर और अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी जयपुर से मनीष भट्टाचार्य जुड़ चुके हैं। मनीष, अब देखिए, अशोक गहलोत और पायलट के बीच जो कुछ भी चलता है वो जग जाहिर है, लेकिन इन सबके बीच प्रधानमंत्री का तारीफ करना, फिर पायलट का गहलोत पर निशाना इनडायरेक्टली तरीके से साधना, इसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए? देखिए, सियासी तल्खियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक दूसरे को मौका चाहिए कि एक दूसरे पर हमला किया जाए, क्योंकि अभी जो पायलट का बयान है, ये हम लोग इंतजार कर रहे थे कि काउंटर अटैक जरूर होगा सचिन पायलट की तरफ से, क्योंकि इससे पहले जिस वक्त चुनाव हो रहा था कांग्रेस प्रेसिडेंट का, उस वक्त अशोक गहलोत ने जयपुर में एक बयान दिया था और ये कहा था कि जो नए जमात के जो नेता हैं कांग्रेस में, उनकी रगड़ाई नहीं हो पाई है। आरपीएन सिंह हो, सचिन पायलट हो या अन्य नेता हो, इनका नाम लेके बाकायदा रगड़ाई नहीं हो पा रही है और जल्द से जल्द उनको बड़े पद मिल जा रहे हैं। हमारे जैसे नेताओं की रगड़ाई खूब हुई है पार्टी में, हमको बहुत संघर्ष के बाद बड़े पद मिला है। तो ये काउंटर अटैक आना था और ठीक वैसा ही मौका उठाया है सचिन पायलट ने और उन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट घर पर अपने जारी किया है। उन्होंने कहा भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिस तरीके से तारीफ हुई है अशोक गहलोत की, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद की भी तारीफ की थी। उसके बाद क्या हुआ था जग जाहिर है और अब इंतजार किया जा रहा है कि अशोक गहलोत क्या बोलेंगे, क्योंकि 2:30 बजे जयपुर वो आने वाले हैं।
सिर्फ सचिन पायलट नहीं बल्कि सचिन पायलट के साथ में जो राजेंद्र गुढ़ा हैं, राजस्थान सरकार में मंत्री भी हैं, पायलट के समर्थन में इस वक्त मोर्चा उठा के चल रहे हैं। उन्होंने भी कहा है कि जो 3 विधायकों ने जो अनुशासनहीनता की है, जो पार्टी ने माना है, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ व अन्य नेताओं, शांति धारीवाल को, उसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। सीएलपी की मीटिंग देखिए मनीष, जाहिर सी बात है, कहां खबर चली थी कि अशोक गहलोत बनेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष और राजस्थान में सीएम बनेंगे सचिन पायलट। हुआ ऐसा है नहीं। आप सोचिए पूरे के पूरे जो उनका जो सपने थे, सपने चकनाचूर हो गए। अब भी अगर वो ना बोले तो कुछ तो बोलना ही था। एक बार सुनाते हैं आखिरकार सचिन पायलट को कैसे मौका मिला जब प्रधानमंत्री मोदी ने अशोक गहलोत की तारीफ की अपनी दिल की टीस को निकालने का। और प्रधानमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, जो बड़ाइयाँ करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। मोटी हो गई यार। तो ये बयान आपने सचिन पायलट का सुना और इसी बयान के सहारे एक बार फिर से उन्होंने अशोक गहलोत को आड़े हाथों लिया और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत की तारीफ की, उस तारीफ की तुलना उन्होंने गुलाम नबी आजाद की तारीफ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई थी उससे कंपैरिजन किया और साथ ही टाइमिंग पर सवाल उठाए और जिस तरह से तारीफ की गई उसको लेकर भी सवाल उठाए और इशारों में इस तारीफ के मायने समझने की भी बात कही। यही नहीं रुके सचिन पायलट। इस दौरान सचिन पायलट ने यह भी कहा कि जो 25 सितंबर को बैठक होनी थी नहीं हो पाई, जिस दौरान हंगामा देखने को मिला, कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर्स राजस्थान आए थे, जो इनडिसिप्लिन की जो एक्टिविटी सामने आई, उसके बाद एक्शन अभी तक जो भी लिया गया है उसमें भी तेजी लाई जाए और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसे तत्पर एक्शन लेने की जरूरत। मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे आज फिर एक बार मानगढ़ की इस पवित्र धरती पर आकर के सर झुकाने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। तो उनका यहां आना, इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना, साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हम सभी का मानगढ़ धाम आना, ये हम सबके लिए प्रेरक है, हमारे लिए सुखद है। और प्रधानमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, जो बड़ाइयाँ करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, राजस्थान के सियासी घमासान की बात अगर हम करें तो वो लगातार जब से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनी थी वो तब से शुरू है और अभी तक चलता रहा, खत्म नहीं हो रहा। लेकिन अब बात हिमाचल के जंग की कर लेते हैं। आज हिमाचल में बीजेपी के 3 महारथी प्रचार में जुटे हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ हिमाचल में रैलियां कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कल यानी 3 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में रैली करेंगी और कांग्रेस हिमाचल में वापसी की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी भी 5 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के सोलन में रैली करेंगे। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार होगी या फिर वही पुरानी सरकार? सबके दिमाग में बस यही सवाल कौंध रहा है। सवाल वही है कि क्या 35 साल का रिकॉर्ड टूटेगा और नया कीर्तिमान स्थापित होगा? इस बार कांग्रेस आएगी इधर। सरकार तो बदलने जा रही है इस पर। बीजेपी आएगी, चिंता न करो। हाँ, बीजेपी आएगी। तो क्या बीजेपी का मूड है?
बीजेपी का मूड 100% है। आयुष्मान कार्ड, एम केयर वगैरह काफ़ी अच्छे काम किए मोदी ने। बीजेपी जीतेगी और हम तो बिल्कुल बीजेपी के साथ हैं। महंगाई बढ़ गई है, थोड़ा उस पर कंट्रोल करें। क्या है हिमाचल प्रदेश का मूड? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पारा तेजी से लुढ़क रहा है और सियासी तापमान तेजी से चढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की निगाहें हिमाचल प्रदेश के चुनाव पर टिकी हैं। वोटर और सपोर्टर दोनों के मन में एक ही सवाल है कि हिमाचल में इस बार क्या होगा। तो क्या इस बार हिमाचल में वो होने वाला है जो 35 साल के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ? हिमाचल की राजनीति का ये सबसे बड़ा फैक्ट है। 1985 के बाद से लगातार हिमाचल प्रदेश में 8 विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन लगातार दूसरी बार किसी पार्टी की सरकार नहीं बनी। हर बार जनता ने विपक्ष में बैठी पार्टी को सत्ता की चाबी सौंपी। साल 1985 के बाद से हिमाचल प्रदेश की जनता ने 5-5 साल बदल करके सरकार बनाने और चलाने का मैंडेट जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दिया। साल 2022 में क्या ये परंपरा टूटेगी या परंपरा उसी तरह से जारी रहेगी? गौर करने वाली बात यह है कि राजनीति के दिग्गज वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल भी इस परंपरा को नहीं तोड़ पाए अपने शासनकाल में। लेकिन 2022 में क्या होने जा रहा है हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, यही जानने के लिए आज हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश और यहाँ जनता से जानेंगे क्या है मुद्दे और किन मुद्दों पर इस बार जनता चुनेगी अपनी अगली सरकार। हिमाचल प्रदेश में कुल 68 विधानसभा सीटें हैं, जिसके लिए 12 नवंबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी, तभी ये तय होगा कि हिमाचल का किंग कौन होगा। हिमाचल प्रदेश में हिस्ट्री रिपीट होगी या बीजेपी नया कीर्तिमान रचेगी। हिमाचल की नब्ज टटोलने के लिए इंडिया टीवी की टीम सोलन पहुंची। देश की राजधानी दिल्ली से जब आप हिमाचल प्रदेश आते हैं और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जाते हैं तो पहला पड़ाव सोलन आता है। सोलन राजनीतिक लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण एरिया है, क्योंकि सोलन जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का उसमें 5 विधानसभा सीट्स आती हैं। तो यहाँ पर हम पहुँचे हैं। हिमाचल प्रदेश जाना जाता है अपनी खूबसूरती के लिए, प्राकृतिक खूबसूरती के लिए। कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। क्यों लग रहा है आपको कांग्रेस आएगी? अब ये तो बता नहीं सकते जी। लेकिन क्यों लग रहा है आपको? इसलिए महंगाई बहुत है, जिसलिए चुनाव का मैम इस बार कुछ कह नहीं सकते अभी। क्या मेजर इश्यूज लग रहे हैं आपको? हाँ मैम, बीजेपी होगी फिर से रिपीट। हाँ जी। सोलन जिले में 5 विधानसभा सीट हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी को यहां 2 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी। बीजेपी इस बार यहां क्लीन स्वीप करना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस हिस्ट्री रिपीट करने की तैयारी में है। मिठाई की दुकान पे हम इस वक्त हैं और कुछ यहाँ पर लोग भी हैं जो मिठाई की दुकान पे हैं। ये बताइए, चुनावी मूड, जायका किसका मीठा होने वाला है चुनाव के बाद और किसका खराब? कांग्रेस ही है, उम्मीद बनेगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? बहुत परेशान है बीजेपी से। अच्छा। हाँ जी, मैक्सिमम लोग जी। क्यों? आपको नहीं पता? महंगाई बहुत ज्यादा मतलब उस पे है। बहुत कुछ है बोलने को, तो क्या बोले अब, पर हमारा मूड कांग्रेस को लाने का है। आप यहीं से हैं, सोलन से? बीजेपी आएगी, चिंता न करो आप। हाँ, बीजेपी आएगी। तो क्या बीजेपी का मूड है? बीजेपी का मूड 100% है। अच्छा, तो क्यों लगता है आपको रिपीट होने जा रही है सरकार? रुक जाइए 2 मिनट जरा बात कर लें। सेंटर में जब बीजेपी है तो यहाँ बीजेपी का ही जोर है। सोलन में शायद कांग्रेस आ जाए, बट ऑल ओवर बीजेपी रहेगी स्टेट में। तो बीजेपी का क्या आपको लगता है, क्या चीजें अच्छी थी कि जनता एक बार फिर से चूज करेगी? बीजेपी का शोर है, जब जनता बताएगी अभी, अब हम क्या बता सकते हैं। वैसे काम अच्छा ठीक चल रहा है, दिक्कत क्या है? सोलन में किसी को परिवर्तन चाहिए तो किसी को बीजेपी की सरकार रास आ रही है, किसी को महंगाई से परेशानी है तो कोई डेवलपमेंट से खुश है। अब एक बार हिमाचल प्रदेश के चुनावी इतिहास को भी समझने की कोशिश करते हैं। हिमाचल में 1985 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन 1990 में बीजेपी सत्ता में आ गई। 1993 में फिर चुनाव हुए और कांग्रेस को सत्ता मिली। साल 1998 में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 31 सीटें मिली। दोनों पार्टियों ने सत्ता में वापसी के लिए साम दाम दंड भेद लगाया।
लेकिन बीजेपी को कामयाबी मिली और हिमाचल विकास कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन लेकर बीजेपी सत्ता में आ गई। साल 2003 में हिमाचल में कांग्रेस ने दमदार वापसी की। कांग्रेस को 43 सीटें और बीजेपी को 16 सीटें मिली। लेकिन साल 2007 में फिर बीजेपी ने बाजी मारी, 41 सीटों के साथ सरकार बनाई और कांग्रेस को 23 सीटों के साथ विपक्ष में बैठना पड़ा। 2012 में बीजेपी को हराकर कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आई। कांग्रेस को 36 और बीजेपी को 26 सीटें मिली। 2017 में भी हिमाचल की जनता ने वही किया जो अब तक होता आया है। कांग्रेस को हटाकर बीजेपी को सत्ता सौंपी। बीजेपी को 44 सीटें मिली और कांग्रेस को 21 सीटों के साथ विपक्ष में बैठना पड़ा। तो क्या इस बार भी हिमाचल ऐसा ही कुछ करने वाला है? इसे समझने की कोशिश हमने फिलहाल सोलन की जनता से की। क्या होगा चुनाव में? सरकार बदलेगी या रिपीट होगी? पता नहीं, बोल तो रहे जी रिपीट होएगी भी ने और बीजेपी आएगी भी ने, पता कुछ नहीं लगता जी। अभी क्या बोल सकते हैं जी इसके बारे में हम। तो बीजेपी के काम से खुश हैं लोग? हाँ, खुश भी है और खुश नहीं है जी, और खुश है। हम तो खुश हैं, हम तो खुश है जी। क्या अच्छे काम किए? बथेरे काम किए जी, जैसे आयुष्मान कार्ड, हिम केयर वगैरह काफी अच्छे काम किए मोदी ने, बढ़िया काम किए। हाँ जी, राम मंदिर बनाया, 370 हटाई, बढ़िया काम किए जी। जयराम ठाकुर साहब? जयराम ठाकुर भी ठीक है जी, और क्या बोल रहे, ठीक है सब जी, ठीक है। आप बताइए क्या होगा इस बार? सरकार बदलेगी या रिपीट होगी? अब कोई पता नहीं है, अभी तो क्या बताएं, अब लगेगा 12 तारीख के बाद ही पता नहीं क्या होएगा इसका। पर आप मौजूदा सरकार के काम से खुश हैं? ठीक है, चला हुआ है, समय के साथ जैसे चाहिए था उस तरीके से कर रहे हैं। तो परंपरा टूटेगी क्योंकि सरकार अदल बदल के बनाता है हिमाचल प्रदेश? कुछ बोल नहीं सकते मैम, क्या बोल रहे हैं अब इसके बारे में, देखते हैं क्या होता है। मौजूदा सरकार का काम उसको कैसे देखते हैं? कैसे मतलब? जो बीजेपी है, जो मौजूदा सरकार है, उसने अच्छा काम किया, उसके काम को कैसे देखते हैं? उसके काम से खुश हैं, नाराज हैं, क्या है? ठीक है मैम, जितना काम किया हो अच्छा काम किया हो। हिमाचल से इतर अगर सोलन विधानसभा की बात करें तो सोलन विधानसभा में 1977 के बाद से अब तक हुए 9 विधानसभा चुनाव में 4 बार बीजेपी, 4 बार कांग्रेस और 1 बार जनता पार्टी को जीत मिली है। आंकड़े बताते हैं कि यहाँ की जनता किसी पार्टी विशेष की बजाय क्षेत्रीय व्यक्तित्व पर भरोसा जताती है। यही कारण है कि यहाँ पर कोई भी नेता 2 बार से ज्यादा अपनी सीट नहीं बचा पाया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में आज हम हैं और देवभूमि का एक महत्वपूर्ण अगर हम कहें जिला है और 5 विधानसभा सीट्स हैं, लेकिन वोटर क्या सोच रहे हैं? यहाँ से सोलन का तो सारे युवा और वोटर राजेश कश्यप जी के साथ जा रहे हैं। अच्छा, ये भाजपा के है जी। अच्छा, भाजपा के हैं। हाँ जी। तो क्यों लग रहा है भाजपा के साथ जा रहा है वोटर? क्योंकि यहाँ के जो विधायक थे कांग्रेस के, तो वो 5 साल से कहीं पर गए नहीं, कहीं आए नहीं, तो और जो ये हारने के बावजूद भी डॉक्टर राजेश कश्यप गांव-गांव में गए और लोगों की समस्या सुनी, लोगों के साथ जुड़े रहे। बच्चे जो है बेकार बैठे, ठीक है, बच्चों को जो है मतलब जॉब की कहीं भी वो नहीं है, नंबर 1। दूसरा, एकता नहीं है। एज अ वोटर आप अगली सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? डेवलपमेंट करे और वो क्या कहते हैं, जैसे कि महंगाई बढ़ गई है, थोड़ा उस पर कंट्रोल करे। महंगाई वो काफ़ी बढ़ गई है। हाँ, सबको ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मेन यही है जी मुद्दे, और तो क्या होगा। बाकी तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना ही रही है सरकार, मेन तो महंगाई है जी। डेवलपमेंट ऑफ सिटी, क्लीनलीनेस, ये बहुत जरूरी है। आजकल हम जैसे देख रहे हैं, अभी पूरी तरह से इतना परिवर्तन नहीं है, स्पेशली क्लीनलीनेस को लेके। तो साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा बिल्कुल है। क्या लग रहा है आपको इस बार मूड कैसा है? मूड तो कुछ बदला हुआ है महंगाई को करके, बाकी तो ठीक है। सरकार तो बदलती रहती है पर महंगाई तो बढ़ ही रही है। इस बार सरकार बदलेगी या रिपीट होगी? 50-50 मैम, रिपीट भी हो सकती है और बदल भी सकती है। मौजूदा सरकार के काम को कैसे देखते हैं? काम तो ठीक है पर महंगाई थोड़ी बढ़ी है, बाकी काम तो ठीक है वैसे तो। एज अ वोटर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके लिए? मुद्दा तो यही है कि थोड़ी महंगाई को कम करें, बाकी जो गरीब है उनको भी थोड़ी राहत मिलेगी। जैसे महंगाई को करके तो जो आम जनता है वो उनको तो फर्क पड़ ही रहा है उस चीज में। कारोबारी आदमी तो चलो एडजस्ट भी कर लेगा, लेकिन जो गरीब आदमी है वो तो मारा ही जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो सबसे बड़ा अंतर है वो पीएम मोदी है।
2014 के बाद से बीजेपी के पास एक क्रेडिबल चेहरा है जो वो हर चुनाव में भुनाती है। देश के साथ साथ हिमाचल की जनता मोदी को कितना पसंद करती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 1 और कांग्रेस को 3 सीट मिली थी। 2009 में यह फिगर उल्टा हो गया, बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिली। दोपहर प्राइम टाइम में अब खबर दिल्ली से। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 30 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ एक नाइजीरियन महिला को गिरफ्तार किया गया है। महिला बैग में ड्रग्स छिपाकर हिंदुस्तान लेकर आई थी और उस महिला को गिरफ्तार करने में कस्टम्स विभाग की टीम को कामयाबी हाथ लगी है। ये वही बैग आप देख रहे हैं जिसमें महिला ने ड्रग्स छिपाए हुए थे और वो हिंदुस्तान आई थी। नाइजीरियन मूल की ये महिला बताई जा रही है। दोपहर प्राइम टाइम में बात करते हैं हिजाब पर हो रहे विवाद की। हिजाब विवाद में अब रामायण की एंट्री हो गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने जयपुर में एक कार्यक्रम में इसे लेकर विवादित बयान दिया। मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि आज हमारे देश में बच्चियों को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, जबकि पूरी दुनिया को हिजाब पहनना भारत ने सिखाया था। उन्होंने इसके लिए रामायण का सहारा लिया। मौलाना सज्जाद नोमानी ने रामायण का जिक्र करते हुए कहा कि लक्ष्मण जी 14 साल तक वन में माता सीता के साथ रहे, लेकिन इसके बावजूद भी वो उनका चेहरा नहीं देख पाए क्योंकि वो पर्दे में थे। दरअसल वे जयपुर के ईदगाह में महिलाओं के एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे और इसी दौरान उन्होंने हिजाब को लेकर सरकार पर हमला बोला। साथ ही कहा कि यह हिजाब और पर्दा भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है। भारत ने दुनिया को हिजाब पहनना सिखाया, दुनिया को पर्दा करना भी भारत ने ही सिखाया। इस दौरान उन्होंने रामायण के उस प्रसंग का जिक्र किया जिसमें लक्ष्मण अपनी भाभी को नहीं पहचान पाते हैं। तो जयपुर के कार्यक्रम में मौलाना सज्जाद नोमानी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। अब उस मुल्क के अंदर हिजाब करने में मुश्किल पेश आएगी जिस मुल्क ने दुनिया को हिजाब सिखाया था। इस बात को नोट कीजिएगा, दुनिया को हिजाब, दुनिया को पर्दा सबसे पहले भारत ने सिखाया। उस देश के अंदर हमारी बच्चियों को परेशान उठानी पड़े अगर वो असली भारतीय संस्कृति की तरफ वापस जाना चाहें, अगर वो पर्दा करना चाहें। किसी रामायण के एक्सपर्ट स्कॉलर से आपकी मुलाकात हो, आपके कॉलेज में कोई संस्कृत के प्रोफेसर हो, कोई वैदिक धर्म के प्रोफेसर हो, कोई रामायण को पढ़ने वाले स्कॉलर आपको मिल जाएं, मेल या फीमेल, या आप गूगल पर खुद सर्च करके रामायण का इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ें या हिंदी एडिशन पढ़ें, तो आप उस चैप्टर को खोलें कि जिसमें सीता जी की वापसी के बाद जो जश्न मनाया जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है। इतनी लंबी जुदाई के बाद श्री रामचंद्र जी और सीता जी का मिलन हो रहा है, यकीनन ये खुशी की बात है। तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण, रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण से कहा जाता है, हार देकर, माला देकर, ये खुशी के मौके पर अपनी भाभी के गले में, सीता जी के गले में ये माला डालो। ये बहुत खुशी का मौका है, इसको हम एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। वहां 14, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो लिखा है कि 14 औरतें वहां पर खड़ी थी। लक्ष्मण जी हार लेकर, माला लेकर खड़े हो गए। उन 14 महिलाओं के सामने सर झुकाकर, निगाहें झुकाकर लोगों ने कहा कि लक्ष्मण जी जल्दी कीजिए, देर हो रही है, अभी और भी कार्यक्रम है, आप भाभी के गले में जल्दी से हार पहनाइए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे कोई बता दे कि मेरी भाभी इन महिलाओं में से कौन सी है। तो उनसे लोगों ने कहा कि आप 14 साल आप जंगल में रहे हो और आप अभी तक अपनी भाभी को नहीं पहचानते। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैंने कभी उनके चरणों से ऊपर देखा होता तब तो मैं पहचानता।
इसके सिवा पर्दा और क्या है? तो भी आपने सुना कि किस तरह से रामायण के एक प्रसंग को लेकर उसे सीता माता और साथ ही साथ हिजाब और पर्दे से जोड़ दिया गया। इसको लेकर विवाद होना तो तय है, क्योंकि इसको लेकर जवाब तो जरूर आएगा। लेकिन एक और विवाद तो राजस्थान में शुरू हो चुका है। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से जो सियासी घमासान हुआ है उसकी वजह भी आपको बताते हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस बार पायलट ने पीएम मोदी की तारीफ को हथियार बनाया। दरअसल कल मानगढ़ में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ कर दी थी, जिस पर अब पायलट ने सवाल खड़े करते हुए पूछा है कि इस मामले में गुलाम नबी आजाद के प्रकरण को जोड़ा। पायलट ने कहा कि सबको पता है कि सदन में पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ की थी और फिर आजाद साहब ने क्या किया। ऐसे में अब गहलोत की तारीफ में पीएम ने कसीदे पड़े हैं, तो कहीं एक बार फिर कुछ बड़ा तो नहीं होने जा रहा है। पीएम की तारीफ को हल्के में नहीं लिया जा सकता है और इसके मायने समझने होंगे, यह कहना है सचिन पायलट का। आखिर पीएम मोदी को अशोक गहलोत अच्छे क्यों लगने लगे हैं? और प्रधानमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, जो बड़ाइयाँ करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। सचिन पायलट को आपने सुना। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान बताते हैं, सुनाते हैं, जिसको आधार मानकर सचिन पायलट सीधे सीधे अशोक गहलोत पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल मानगढ़ पहुंचे तो सीएम अशोक गहलोत की उन्होंने तारीफ की, जिसके बाद सचिन पायलट ने अब उस तारीफ को, उस बयान को भुनाने की कोशिश की है और साथ ही सवाल उठाते हुए कहा कि इस पूरे घटनाक्रम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सुनिए। मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे आज फिर एक बार मानगढ़ की इस पवित्र धरती पर आकर के सर झुकाने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। तो उनका यहां आना, इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना, साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हम सभी का मानगढ़ धाम आना, ये हम सबके लिए प्रेरक है, हमारे लिए सुखद है। और प्रधानमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, जो बड़ाइयाँ करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो आपने गहलोत को भी सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वो बयान सुना। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने लगे हाथ गहलोत के वफादारों पर भी हमला बोला है। दरअसल सचिन पायलट ने 25 सितंबर को जयपुर में सियासी ड्रामा करने वाले गहलोत के मंत्रियों पर एक्शन की मांग की। पायलट ने कहा कि बैठक से पहले बगावत करने वाले नेताओं को कांग्रेस ने नोटिस भेजा था और ऐसे में अब वक्त आ गया है कि उन पर कठोर एक्शन लिया जाना चाहिए। जहां तक क्या लगता है सर, गहलोत जी भी उसी राह पे चले हैं? जहां तक राजस्थान के संदर्भ की बात है, आप सब जानते हैं कि 25 सितंबर को एक सीएलपी की मीटिंग कॉल की गई थी। वो मीटिंग हो नहीं पाई और उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने सॉरी फील किया और माफ़ी मांगी पार्टी से भी और हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से भी। उसके बाद जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए थे, माखन जी और खड़गे साहब, उन दोनों ने भी उसको बहुत गंभीरता से लिया और उस सब का संज्ञान लेने के बाद एआईसीसी ने इसको एक इनडिसिप्लिन का मामला माना और फिर 3 लोगों को नोटिस दिया गया।
नोटिस देने के बाद ये जानकारी में आया है कि उसके जवाब दिए गए हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, और इस पार्टी में सबके लिए रूल्स, नियम, कायदे कानून बराबर होते हैं। तो जो इंडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। वो इसलिए कोई व्यक्ति कितना बड़ा हो, लेकिन कानून, डिसिप्लिन, अनुशासन पार्टी का सब पे लागू होता है। तो मुझे विश्वास है कि खड़गे साहब, क्योंकि अभी वो नए अध्यक्ष बने हैं, पदभार संभाला है, और जल्द इस पर निर्णय लेंगे। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंडिसिप्लिन माना गया, नोटिस दिया गया, जवाब मांगा गया और उसके बाद कोई भी निर्णय ना लिया जाए। निर्णय लिया जाएगा और जल्द लिया जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। तो जहां एक तरफ राजस्थान में मुख्यमंत्री से सवाल किए जा रहे हैं और सवाल पूछने वाले भी उनके ही डिप्टी रह चुके सचिन पायलट हैं, उनके सहयोगी हैं, लेकिन उसी तरह से घमासान मचा है झारखंड में। यहां पर भी सवाल जवाब होगा मुख्यमंत्री से, लेकिन कुछ और मामला है, अवैध खनन का मामला है, जहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजकर सूबे की सियासत अब गर्मा चुकी है। इस समन के बाद कांग्रेस और जेएमएम ने बीजेपी पर हमला किया है। जेएमएम और कांग्रेस ने केंद्र पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग लिया है। दरअसल अवैध खनन के मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को समन भेजकर पूछताछ के लिए कल सुबह 11:30 बजे अपने रांची दफ्तर में बुलाया है। हेमंत सोरेन को रांची के ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है और उनसे पूछा जाएगा कि आखिरकार उनके जो सहयोगी रहे हैं उनके बारे में वो क्या कहेंगे, कि उनके पास से कई ऐसी चीजें मिली हैं जिसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। मुख्यमंत्री को समन भेजने के साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय झारखंड के डीजीपी को भी एक खत लिख चुका है, जिसमें 3 नवंबर यानी कल सुरक्षा के खास इंतजाम करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है, क्योंकि कल उन्हें बुलाया जा रहा है दफ्तर पे। हेमंत सोरेन से यह पूछताछ जेएम नेता और उनके करीबी पंकज मिश्रा को लेकर होगी, क्योंकि पंकज मिश्रा के पास से ईडी को हेमंत सोरेन के ब्लैंक चेक और पासबुक मिले थे। इसके अलावा निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को लेकर भी पूछताछ हो सकती है। साथ ही हेमंत सोरेन के एक और करीबी प्रेम प्रकाश के घर से मिले AK-47 के मामले में भी उनसे सवाल जवाब हो सकता है, और हो सकता है कि आगे चलकर सभी को आमने सामने बिठाकर यह पूछताछ की जाए। बिल्कुल, जैसा कि आपको हमने बताया, एक नहीं कई मामलों को लेकर उनसे सवाल जवाब होंगे। झारखंड में कांग्रेस पार्टी मुख्यालय हेमंत सोरेन के बचाव में उतर आई है। अवैध खनन मामले में ईडी का समन मिलने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कहा कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। यह आरोप कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर लगाया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि मोरबी की घटना से देश का ध्यान भटकाने के लिए हेमंत सोरेन को समन भेजा गया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे राजा हो या रंक। है कि पूरे देश में जो भाजपा के गैर भाजपा शासित राज्य हैं, वहां सरकार को अस्थिर करने की एक योजना बना करके केंद्र सरकार काम कर रही है। और जिस तरह से हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने पिछले दिनों बयान दिया था कि एटम बम फूटने वाला है, तो जब सारी प्लानिंग हो चुकी है कि किस तरह को सरकार को अस्थिर करना है, तो उसमें समन दे करके बुलाना कोई नई बात नहीं है। ये सबको पता है कि सरकार को अस्थिर करने के लिए इस तरह के समन जाएंगे, उनका जवाब देना होगा, और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी उसका जवाब देंगे। लेकिन जो बातें कही जा रही है कि उन्होंने सुरक्षा की मांग की है, अगर आप सही काम कर रहे हैं तो असुरक्षित अपने आप को क्यों महसूस करते हैं? आपको असुरक्षित महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक स्वतंत्र एजेंसी है और स्वतंत्रता के साथ काम करिए। तो आप गुलामों को जैसा व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको डर लगेगा। मोरबी की घटना से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातों को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि जो गैर भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो बदनाम हों। तो उसके लिए वो कार्रवाई कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुमत की सरकार है, हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कौन किसको बुला रहा है, क्या बुला रहा है। हम लोग सारी बातों का सामना करने के लिए तैयार हैं। ये कानून अपना काम कर रही है और कानून के हाथ लंबे होते हैं, लंबे। जिसने आर्थिक अपराध किया हो या कोई अपराध किया हो तो वह कानून से बच नहीं सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने नाम पर अवैध इलीगल माइनिंग का लीज लिया है, और माइंस घोटाले के रूप में पूरे झारखंड की जनता जानती है कि वो अपने नाम पर, अपने प्रेस एडवाइजर्स के नाम पर, अपने विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के नाम पर, अपनी पत्नी के नाम पर जमीन का आवंटन किया है। ये बातें अब झारखंड की जनता के बीच में पूरी तरह से आम है, लोगों के जानकारी में है। पूरी
प्रकरण को आप देखिएगा तो हजारों हजार करोड़ रुपए की इलीगल माइनिंग हुई है। ये आर्थिक अपराधी हैं, आर्थिक अपराधी जिन्होंने देश को, झारखंड की संसाधन को लूटने का काम किया है, और उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे कानून सबके लिए बराबर है, चाहे राजा हो चाहे रंक। तो वहीं हेमंत सोरेन को ईडी का समन मिलने के बाद बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगा है। निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्हें नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि हेमंत सोरेन जेल जाने वाले बिहार झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ जो रेड हुई, पंकज मिश्रा के यहाँ जो रेड हुई, उसमें कैश के भारी ट्रांजैक्शन पकड़ाए, मुख्यमंत्री का चेकबुक, पासबुक ये पकड़ाया। जेल में रहकर पंकज मिश्रा जिस तरह की अथॉरिटी बिल्ड कर रहे हैं, चला रहे हैं, 3-3 मोबाइल के साथ लोग पकड़ाए, अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। आज तक झारखंड पुलिस ने कोई FIR नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर भी मुख्यमंत्री जी के पास है। 1000 करोड़ का पूरा ये माइनिंग स्कैम है। अमित अग्रवाल की जो सेल कंपनियां हैं उसके माध्यम से ये बाहर विदेश भेजे गए हैं। आज तक अमित अग्रवाल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अमित अग्रवाल जो है वो राजा की तरह रिम्स में रह रहा है। ये सारा सिचुएशन ये बताता था कि इसमें माइनिंग मंत्री के नाते, मुख्यमंत्री के नाते, गृह मंत्री के नाते निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की भूमिका है। और ईडी ने अपनी चार्जशीट में इन चीज़ों का बार बार जिक्र भी किया था। जो सीलबंद लिफाफा वो कोर्ट में दे रहा था उसका भी जिक्र बार बार किया था। तो ये दिन आना ही था और ये दिन आ गया है। अब समन आया है और समन में यदि वो सही जवाब दे पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मुझे लगता है कि बिहार के ये तीसरे, झारखंड और बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री होंगे जो कुर्सी पर रहते हुए जेल जाएंगे। जैसे लालू प्रसाद जी गए थे, मधु कोड़ा जी गए थे, मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं। लालू प्रसाद जी जब जेल गए थे तो देवगौड़ा जी की सरकार थी और लालू प्रसाद जी उसको समर्थन दे रहे थे। मधु कोड़ा जी जब जेल गए थे तो कांग्रेस समर्थित वो मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, वो जेल गए थे। राजा साहब DMK के मंत्री जब जेल गए थे तो कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस के समय यदि CBI ED कोई एक्शन लेती है तो वो न्यूट्रल बॉडी हो जाती है, और भारतीय जनता पार्टी के समय यदि कानून अपना काम करती है या कोई एजेंसीज काम करती है तो वो राजनीति हो जाती है। लेकिन राजनीति की नैतिकता ये कहती है, जैन हवाला केस में यदि मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उनका नाम आया तो उन्होंने इस्तीफा देकर जो है एजेंसीज का, CBI और ED का सामना किया। ये उदाहरण भारतीय जनता पार्टी दे चुकी है। लालकृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि जब तक मैं बरी नहीं हो जाता तब तक मैं लोकसभा का सदस्य नहीं बनूंगा, और लालकृष्ण आडवाणी जी ने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। इसीलिए मॉरल कहता है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए और एजेंसीज का सामना करना चाहिए। तो बहरहाल ये मामला तो शुरू हुआ है। अब जैसे जैसे आगे इंक्वायरी होगी और जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी वैसे वैसे अटैक और बढ़ जाएंगे हेमंत सोरेन पर और साथ ही साथ JMM पर। अवैध खनन के मामले में हेमंत सोरेन को ईडी का समन मिलने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा तिलमिला गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर हमला बोला। JMM ने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या जो आरोप या जो जानकारी लेने के लिए बुलाया जा रहा है वो विधि सम्मत है? अगर वैसा होता तब तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री तक को सम्मन हो जाना चाहिए। कई एक मामले, कई एक आरोप लगे हैं उन पर भी, तो बदले की भावना दिखती है। जो राजनीतिक विरोधी हैं, जो केंद्र में सत्तासीन हैं, उनके इशारे पर इस तरह की कार्रवाई होती है। और ये झारखंड ही नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये बातें हैं। हर राज्य में जो जनाधार वाले नेता हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है केंद्र सरकार की एजेंसियों के द्वारा, ये किसी से छुपा नहीं है। अब बात गुजरात की, जहां के मोरबी में पुल टूटने के बाद हादसे में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस हादसे का नया वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में दिख रहा है पुल टूटने के ठीक बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं और लोग पुल की रस्सियों का सहारा लेकर खुद को बचाने की कोशिश करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हादसे में अब तक करीब 135 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। लेकिन ये जो दूसरा वीडियो पुल टूटने के बाद का सामने आया है उसमें आप देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति रस्सी के सहारे ऊपर आने की कोशिश करता हुआ, अपनी जान बचाने की कोशिश करता हुआ, कुछ लोग वीडियो के दूसरी तरफ पानी में भी
भी हैं, उन लोगों को भी ये लोग जिन्होंने रस्सी पकड़ ली है उन्हें बुला रहे हैं, उनकी मदद करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखिए, ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति हैं, देखिए ये पानी में बीच में जब ये पुल टूटा तो पानी में पुल जब गिरा तो लोग पानी में डूब गए, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने रस्सियों और जालियों के सहारे खुद को बचाने की कोशिश की। ये उसी हादसे का पुल टूटने के बाद का दूसरा वीडियो आपके सामने, देखिए कैसे रस्सी के सहारे खुद को ऊपर खींचता हुआ, और जो वहां दूसरे व्यक्ति अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी ऊपर खींचते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि इस पूरे हादसे में अब तक 135 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग अभी जख्मी भी हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीर जब ये पूरा हादसा हुआ, जब लोग पुल में नीचे चले आए। अब देखिए किस तरह से रस्सी के सहारे अपनी जान तो बचा ही रहे हैं, लेकिन अपने साथ साथ ये मानवता की तस्वीरें भी आप कह सकते हैं, दूसरों की जान बचाते हुए भी तमाम ये लोग नजर आ रहे हैं जिनके हाथ में रस्सी है। जो दूसरी तरफ है उन लोगों को बुलाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें समझाया जा रहा है कि डरे नहीं, बल्कि रस्सी पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़े और ताकि उन्हें ऊपर खींचा जा सके। ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं, इस तस्वीर में साफ आप देख सकते हैं रेस्क्यू कैसे हुआ। यहाँ पर आप कुछ पुलिस वालों को वर्दी में देख पाएंगे जो वर्दी में यहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं, और जिनके आप देख रहे हैं जिनके कपड़े नहीं पहने हैं ये वो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर नदी में कूदे थे आम लोगों को बचाने के लिए। तो दरअसल आप देख रहे हैं कि रस्सी लगाकर जो ब्रिज में लोग अटके हैं उनको धीरे धीरे रस्सी के सहारे लाया जा रहा है, क्योंकि उनको तैरना नहीं आता है, तो रस्सी के सहारे उनको बचाया जा रहा है। और इसमें आप देखिए कि वर्दी में जो तमाम पुलिस वाले नजर आ रहे हैं, जहां तक वो कोशिश कर सकते हैं वहां तक वो रस्सी को लेकर जा रहे हैं, ताकि एक एक लोग को जो वहां पर डूब रहे थे उनको बचाया जा सके और रस्सी के सहारे उनको किनारे तक लाया जा सके। जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन आप समझ सकते हैं कि उस वक्त जो लोग वहाँ मौजूद थे, चाहे वहाँ पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे या फिर स्थानीय लोग थे, उन्होंने वहाँ पर अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर वो पानी में कूदे और हर एक शख्स को बचाने की कोशिश की। शायद यही वजह रही कि 177 लोगों को बचाया जा सका। हालांकि ये बहुत दुखद बात है कि 135 लोगों की जान चली गई, जो कि बहुत ही दर्दनाक है। लेकिन लोग किस तरह से एक दूसरे की मदद करते हैं, एक जो कम्युनिटी की हम बात करते हैं कि आपस में किस तरह के एक दूसरे की आप मदद कर सकते हैं, उसकी एक जीती जागती मिसाल आप देख रहे हैं, जहां पर जो स्थानीय लोग थे, जो पुलिसकर्मी थे, वो पुलिसकर्मी तो खुद वर्दी में उतर गए, लेकिन जो स्थानीय लोग थे वो भी आप देखिए किस तरह से पुल के पास गए हैं, वो एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं, क्योंकि तैरना जानते हैं, जिनको तैरना नहीं आता है उनको सहारा दे रहे हैं ताकि वो ना डूबे, और वो जो ब्रिज पर जो लटके हुए हैं ब्रिज पर लटके रहे ताकि रस्सी आए, रस्सी आने के बाद उस रस्सी को एक छोर पर बांधा जा सके, उसके बाद उसको पकड़ते हुए किनारे तक जिनको तैरना नहीं आता है उनको एक एक करके ले जाया जा सके। देखिए जिनको तैरना नहीं आता है उनको अपने साथ ले जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो हाथ पैर मारते रहते हैं। ऐसे में जो उनको रेस्क्यू करता है उसके ऊपर भी खतरा हो जाता है कि उसको भी डुबा सकते हैं, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कोई उनको एक सहारा दे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई ट्यूब नहीं है, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर फ्लोटिंग डिवाइस नहीं है जिसके जरिए उनको आगे ले जाया जा सके। बिल्कुल, तो देखिए मोरबी हादसे के बाद देश में सस्पेंशन ब्रिज पर अलर्ट जारी किया गया है और कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के येल्लापुरम में मौजूद हैंगिंग ब्रिज पर कार चलाने के आरोप में पुलिस ने कार चालक मुजाहिद आजाद को अरेस्ट कर लिया है। यहाँ पर भी एक हैंगिंग ब्रिज है। अभी जो हादसा मोरबी में हुआ है उसके बाद देश भर में जो भी सस्पेंशन ब्रिज हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि फिर देश में कभी कोई ऐसा हादसा ना दोहराया जाए। लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग इतने लापरवाह होते हैं कि वो मानने के लिए राजी नहीं होते। और देखिए उसी लापरवाही की एक और तस्वीर, इस हैंगिंग ब्रिज में एक व्यक्ति कार चलाता हुआ निकल रहा है। हालांकि इसका चालान किया गया, इसे अरेस्ट कर लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है। लेकिन देखिए चूंकि कार इस हैंगिंग ब्रिज पर चलाई जा रही है, वजन बढ़ जाए तो और ऐसे में कोई बड़ा हादसा यहां पर भी हो सकता है। इतनी बड़ी घटना के बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जो समझने के लिए तैयार नहीं हैं। और अगर इस हैंगिंग ब्रिज की बात करें तो अमूमन इस ब्रिज का जो इस्तेमाल है वो पैदल चलने के लिए किया जाता है, गाड़ियों को चलाने के लिए नहीं। अब ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक कर्नाटक की दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर उस वक्त की आप देख रहे हैं मोरबी की, जब हादसा हुआ तो किस तरह से वहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो रेस्क्यू करने के लिए पहुँचे। आम जो ग्रामीण हैं वो भी, जिनको तैरना आता था, वो वहाँ लोगों का रेस्क्यू करने के लिए पहुँचे। ये वही रस्सी है जिसके सहारे एक एक कर जो दूर की तरफ मच्छू नदी में लोग बह रहे थे, उन्हें डूब रहे थे, उन्हें बचाने के लिए पहुंचे ताकि रस्सी का एक छोर पकड़ाकर उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके, बाहर लाया जा सके। अब ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक हैंगिंग ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज जो आप देख रहे हैं वो मोरबी का है जो हादसे का शिकार हुआ, 135 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं दूसरी लापरवाही की ये तस्वीर कर्नाटक से सामने आई है। एक इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी ये लोग सबक लेने को तैयार नहीं है और उस हैंगिंग ब्रिज में गाड़ी लेकर जा रहे हैं जहां सिर्फ पैदल चलने की इजाजत है और
अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए न सिर्फ ड्राइवर का चालान काटा बल्कि उसे गिरफ्तार भी कर लिया है और इसके बाद से जो तमाम देश भर के सस्पेंशन ब्रिज हैं वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब खबर अयोध्या से है। अयोध्या में एक बार फिर से आस्था का सैलाब हुआ है और इस समय राम की नगरी में करीब 15 लाख श्रद्धालु जमा है। अयोध्या में कल रात से 14 कोसी परिक्रमा की शुरुआत हुई है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए, शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे हैं। यह परिक्रमा कल रात करीब 12:30 बजे शुरू हुई है और आज रात 10:30 बजे तक चलेगी। परिक्रमा के बाद श्रद्धालु यमुना नदी में डुबकी लगाते हैं। माना जाता है कि इस परिक्रमा से लोगों के सभी पाप धुल जाते हैं। परिक्रमा वाले रूट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 14 कोसी परिक्रमा कल रात 12:48 पर शुरू हुई और ये आज रात 10:30 बजे तक चलेगी। इसको लेकर लोगों में इतना उत्साह था कि कल रात तक लाखों श्रद्धालु राम की नगरी पहुंच चुके थे। चारों तरफ जय श्री राम का उद्घोष हो रहा था और ये तस्वीरें आप वहीं से देख रहे हैं। कार्तिक के महीने में अयोध्या में 5 कोसी, 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा होती है। 14 कोसी परिक्रमा कल रात अक्षय नवमी के दिन शुरू हुई। माना जाता है कि इस दौरान परिक्रमा करने से लोगों के सारे पाप धुल जाते हैं। श्रद्धालु नंगे पांव जय श्री राम का उद्घोष करते हुए अयोध्या की परिक्रमा करते हैं। अयोध्या में करीब 5000 मंदिर हैं। माना जाता है कि इस दौरान परिक्रमा करने से लोगों को आशीर्वाद सभी मंदिरों का तो मिलता ही है, साथ ही उनके पाप भी धुल जाते हैं। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में आस्था का पर्व एक बार फिर से उमड़ रहा है। हम इस समय अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा की शुरुआत हो चुकी है, जो बीती रात में 12:48 से शुरू हुई है और वो आज रात 10:30 बजे के करीब खत्म होगी। हम इस समय अयोध्या में मौजूद हैं और लता मंगेशकर चौक के ठीक सामने से आप देखिए कि किस तरीके से श्रद्धालु बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे हुए हैं और सभी श्रद्धालु 14 कोसी परिक्रमा की जो शुरुआत है वो कर चुके हैं। जय श्री राम के उद्घोष के नारे लग रहे हैं। बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हो, पुरुष हो, महिला हो, सभी लोग इस 14 कोसी परिक्रमा में शामिल होने के लिए अयोध्या आए हुए हैं। दूर दराज राज्यों से लोग पहुंचे हुए हैं, दूसरे प्रदेशों से पहुंचे हुए हैं, दूसरे जिलों से पहुंचे हुए हैं। और दोपहर प्राइम टाइम में हम बात करेंगे शाहरुख खान के मिडनाइट सरप्राइज की। आज बॉलीवुड के उस बादशाह की सालगिरह है जो पिछले 31 साल से फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। शाहरुख खान आज पूरे 57 साल के हो गए। शाहरुख के इस लंबे चौड़े करियर में कई उतार चढ़ाव हुआ है, लेकिन कुछ नहीं बदला तो वो उन्हें लेकर फैंस का दीवानापन। शाहरुख के फैंस दुनिया भर में हैं, जो दिलों में उनके दीदार की मन्नत लेकर घूमते हैं। वहीं किंग खान भी अपने इन फैंस को कभी मायूस नहीं करते। शाहरुख ने कैसे आधी रात को अपने सैकड़ों फैंस को मिले, उनकी मन्नतों को पूरा किया। क्या है फैंस के लिए बर्थडे बॉय शाहरुख का ट्रिपल सरप्राइज, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। करोड़ों दिलों की धड़कन, सिनेमा का किंग ऑफ रोमांस, हमेशा बोलती हूँ कि और किसी के साथ रोमांस नहीं कर सकते जैसे शाहरुख रोमांस करता है। मतलब उनका नाम ही रोमांस है। प्यार दोस्ती है। मुझे सबसे ज्यादा पसंद तुम्हारी ये आंखें। मैं यहाँ तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए आया हूँ और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा तभी जब तुम्हारे बाबूजी खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे। जरूरत पड़ने पर एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार मैं उस आग में कूद जाऊंगा जिसमें शास्त्री। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। फिल्म
इंडस्ट्री का पठान। तो उसने अपने देश को ही अपना धर्म मान लिया और देश की रक्षा को ही अपना कर्म। जल्दी मिलते हैं पठान से। जिसकी हर अदा पर लाखों हैं कुर्बान। चांद जलने लगा। बॉलीवुड पर 31 साल से जो सुपरस्टार की बादशाहत है, उसका नाम है शाहरुख खान। खानों के खान किंग खान इस बार पूरे 57 साल के हो गए हैं, लेकिन उनका चार्म आज भी जवान है। रेडी। आज भी किंग खान की एक झलक पाने के लिए फैंस आधी रात को उनके घर मन्नत के बाहर उमड़ पड़ते हैं। अब इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। ये तस्वीरें 1 और 2 नवंबर की दरमियानी रात की हैं। बर्थडे बॉय की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों फैंस आधी रात को उनके घर के बाहर कई घंटों से उनके दीदार का इंतजार कर रहे थे। किंग खान ने भी उन्हें मायूस नहीं किया। अमूमन बर्थडे पर दिन में अपनी झलक दिखाने वाले शाहरुख खान ने आधी रात को बेटे अब्राम के साथ मन्नत की टेरेस पर आकर अपने फैंस की मन्नत पूरी की। इस दौरान शाहरुख ने ब्लैक टी शर्ट और लोअर पहना हुआ था, जिसमें वो काफी स्टाइलिश लग रहे थे। शाहरुख ने अपना सिग्नेचर डांस मूव करके फैंस को बर्थडे ट्रीट भी दी। शाहरुख फैंस के लिए कुछ भी करते हैं और फैंस भी उन्हें बेशुमार प्यार देते हैं। मैं जो भी हूं अपने फैंस की वजह से, अगर मेरे फैंस नहीं तो मैं कुछ भी। लेकिन शाहरुख की एक बात फैंस को इन दिनों बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, और वो है उनका लंबे टाइम से स्क्रीन से दूर रहना। शाहरुख की आखिरी फिल्म जीरो थी, जो कि 21 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई थी। इसके बाद से शाहरुख ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया। हालांकि इस साल वो आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा और रणबीर आलिया की ब्रह्मास्त्र में गेस्ट अपीयरेंस में जरूर नजर आए थे। लेकिन फैंस को चाहिए शाहरुख की फुल फ्लैश फिल्म, और उनका ये अरमान पूरा होगा साल 2023 में। रेडी। जी हाँ, साल 2023 में शाहरुख एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बड़ा धमाका करने के लिए तैयार है। शाहरुख खान की पठान अगले साल 25 जनवरी को रिलीज हो रही है, जिसमें उनके साथ हैं दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम। इसी साल 2 जून को शाहरुख और दीपिका की फिल्म जवान भी रिलीज होगी। इसके अलावा राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म डंकी भी 2023 को सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक दे सकती है। मेरे लिए भी कुछ ऐसा है क्या? सर एक है स्क्रिप्ट मेरे पास। रियली? कॉमेडी है? बहुत है। इमोशन है? वो भी है। रोमांस है सर? है सर, पर ये वाला एक्शन अवॉइड करिएगा। ये अरे हाथ ही काट लूंगा मैं। गए सर, आप बोलो तो।
अगले साल शाहरुख फैंस को एक और सरप्राइज गिफ्ट देंगे। 2023 में वो सलमान खान के साथ उनकी मच अवेटेड फिल्म टाइगर 3 में गेस्ट अपीयरेंस में नजर आएंगे। शाहरुख खान अपने चाहने वालों को कभी मायूस नहीं करते हैं और ये सिलसिला पिछले 31 सालों से यूं ही चल रहा है। आपकी ये शोहरत किसी और के नाम होगी, किसी और का नाम सुर्खियों पे होगा, आपसे ज्यादा कामयाब होगा, ऐसा होगा ना। I'll tell you honestly, हाँ ऐसा बोल दो, बोलो ना। I'm the last of the stars. You're the last of the stars. 31 साल पहले जब शाहरुख फिल्मों में किस्मत आजमाने मुंबई आ रहे थे तो किसी को नहीं लगता था कि वो इतने बड़े सुपरस्टार होंगे, सिवाय उनकी मां के। और ये बात उन्होंने इंडिया टीवी के मशहूर शो आपकी अदालत में भी बताई थी। माँ का बहुत भरोसा था, उन्होंने कहा अगर शाहरुख ने कहा है वो जाके कुछ करेगा मुंबई में तो जरूर कर पाएगा। वो तो हर माँ का होता है। मेरी माँ समझती थी, हाँ मेरी मतलब सिवाय मेरी माँ के कोई नहीं मानता था कि मैं एक्टर बनूंगा। और वो हमेशा बोलती थी, ऐसा नहीं कि मैं हूँ वो, लेकिन मेरा जो लड़का है ना, और वो हैदराबादी में बात करती थी, इन्हों ना बिल्कुल दिलीप कुमार है। मैं कहती हूँ ये दिलीप कुमार बनेंगे बड़े होके। और बाकी जितने लोग थे वो कहते थे कोई कुमार नहीं बनेगा, कोई दिलीप नहीं बनेगा, इसको मत जाने दो। ऐसे माँ के कहने से क्या होता है। लेकिन और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुख ही ये है कि मेरी माँ ने ना मेरा टीवी का कोई शो देखा, ना मेरी कोई फिल्म कोई देखी, तो उससे पहले वो चल बसी। सो मेरी पहली बात ये ज़िंदगी की है कि मैं इतना बड़ा, लोग समझते हैं मैं एम्बिशियस हूँ और मैं जो है बड़ा हर चीज़ पाना चाहता हूँ, कमाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी दिल में बात यह है मैं इतना बड़ा सितारा बन जाऊँ कि मेरी माँ जो है वो हेवन से मुझको देख सके। तो मेरी लाइफ का ड्रीम है। शाहरुख ने मां का भरोसा नहीं तोड़ा और अपनी मेहनत और लगन से किंग खान बन गए बॉलीवुड के बेताज बादशाह। रेडी। तो 57 की उम्र में भी शाहरुख का चार्म तो वही रहा। वहीं गैंगस्टर के निशाने पर उनके खास दोस्त सलमान हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। इन धमकियों को देखते हुए सलमान खान की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। सलमान खान को अब Y+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। केंद्र और राज्य सरकार के इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर सलमान खान की सिक्योरिटी में ये इजाफा किया गया है। इस पर हमने एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई है, देखिए। सलमान खान की बढ़ी सुरक्षा। Y+ कैटेगरी की मिलेगी सिक्योरिटी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से था जान को खतरा। धमकी के बाद महाराष्ट्र सरकार का एक्शन। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की सुरक्षा में इजाफा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से लगातार मिल रही जान से मारने की धमकी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने सलमान की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया। अब उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी। ये सिक्योरिटी उन लोगों को दी जाती है जिन पर जान का खतरा होता है। इसमें देश की फेमस पर्सनैलिटी और राजनेताओं को जान का खतरा होने पर इस तरह की सिक्योरिटी दी जाती है। होम सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल और चीफ सेक्रेटरी की कमेटी ये तय करती है कि संबंधित लोगों को किस कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जाए। इस सुरक्षा कैटेगरी में कुल मिलाकर 11 लोग होते हैं, जिसमें से 2 कमांडो, 2 PSO भी शामिल होते हैं और बाकी अन्य पुलिसकर्मी होते हैं। यानी अब सलमान के साथ 11 जवान हर समय उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ खड़े रहेंगे। हथियारों के साथ 4 सिक्योरिटी पर्सनल 24 घंटे उनके साथ रहेंगे। लॉरेंस बिश्नोई कई सालों से सलमान को जान से मारने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन हर बार किस्मत सलमान का साथ ही देती आई है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद यह मामला फिर जोर पकड़ा।
29 मई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई तो 5 जून को सलमान खान के पिता सलीम खान को धमकी भरा लेटर मिला। धमकी भरे लेटर पर लिखा था, सलीम खान, सलमान खान, बहुत जल्द आपका भी मूसेवाला होगा। धमकी भरे इस पत्र पर किसी का नाम नहीं लिखा था, नीचे लिखा था GB LB। इस लेटर को लेकर मुंबई से लेकर दिल्ली और पंजाब पुलिस हरकत में आई और बहुत जल्द ही मुंबई पुलिस ने लेटर का मतलब भी निकाल लिया। GB मतलब गोल्डी बराड, LB मतलब लॉरेंस बिश्नोई। सलीम खान को धमकी मामले में तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ हुई थी। सलमान खान पिछले 4 साल से लॉरेंस गैंग के निशाने पर है। लॉरेंस ने 2018 में जोधपुर कोर्ट में पेशी के दौरान भी सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। करेंगे तो पता लग ही जाएगा, सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर। 2018 से लेकर लॉरेंस गैंग सलमान खान की हत्या की 4 बार कोशिशें कर चुका है, लेकिन हर बार फेल हुआ। लॉरेंस ने शूटर संपत नेहरा को 2018 में सलमान को मारने के लिए मुंबई भेजा था। संपत नेहरा के साथ काला जठेड़ी का गुरु नरेश शेट्टी भी इस साजिश का हिस्सा था। यही नहीं, कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी भी फरार होने के बाद मुंबई जाकर रुका था। लॉरेंस के गुर्गों के पास पिस्टल थी, जिसकी वजह से वो सलमान तक निशाना लगाने में सक्षम नहीं थे। इसके बाद ज्यादा रेंज वाली एक राइफल 4 लाख रुपए में खरीद कर संपत को दी गई। संपत नेहरा अपने टारगेट सलमान खान को मार पाता, इससे पहले ही वो पकड़ लिया गया। बिश्नोई गैंग सलमान पर हमला तो नहीं कर सका, लेकिन उस वक्त दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने मुंबई के वासी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शार्प शूटर को गिरफ्तार भी किया था। किसी भी शख्स को सुरक्षा कवर दिया जाए या नहीं, इसके लिए राज्य की इंटेलिजेंस विभाग अपनी रिपोर्ट बनाती है। इसके बाद इस बात का आकलन किया जाता है कि उस शख्स को कितना खतरा है। इसके बाद उसके आधार पर उसे सुरक्षा कवर दिया जाता है। इसी आधार पर राज्य सरकार ने सलमान खान के साथ साथ कुछ और लोगों की सुरक्षा में इजाफा किया है। अभिनेता अक्षय कुमार को एक्स कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के रिश्तेदार अजय पीरामल की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। उन्हें अब Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। वहीं बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर को भी अब एक्स कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी सचिव मिलिंद नार्वेकर को भी Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। वीवीआईपीज और वीआईपी की सुरक्षा का रिव्यू एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समय समय पर सरकारें सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करती रहती हैं। पिछले दिनों भी महाराष्ट्र सरकार ने सुरक्षा को लेकर कई निर्णय लिए थे। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के महाविकास आघाड़ी गठबंधन के 25 नेताओं का सुरक्षा कवर हटा दिया था। इसमें कई पूर्व कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की सुरक्षा बरकरार रखी गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार और उनकी बेटी और बारामती लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले सहित उनके परिवार की सुरक्षा बरकरार रखी गई है। वहीं अब एक बार फिर सरकार ने सुरक्षा की समीक्षा कर सलमान सहित कई और लोगों की सुरक्षा में इजाफा किया है। महाराष्ट्र सरकार को सबसे ज्यादा फिक्र सलमान की सुरक्षा को लेकर थी, क्योंकि उनको लगातार धमकियां मिल रही थी। फिल्म रेडी की शूटिंग के वक्त भी सलमान पर हमला हुआ था। हालांकि सलमान किसी तरह बच गए। वहीं अब सलमान जहां भी जाएंगे, ये हथियारों से लैस 2 गार्ड हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। साथ ही 2 गार्ड सलमान खान के घर पर भी तैनात किए जाएंगे। यानी सलमान खान को अब मुंबई पुलिस से रेगुलर प्रोटेक्शन मिल सकेगा। जब से बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली थी, तब से उनके परिवार और फैंस को उनकी सुरक्षा की चिंता सता रही थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान को जान से मारने के लिए लगातार प्लानिंग कर रहा था, जिसका खुलासा पुलिस ने पिछले दिनों किया था। इस प्लानिंग का भांडाफोड़ कर जब जांच पड़ताल की तो पता चला था कि सलमान के घर के आसपास इस गैंग के लिए काफी समय से रेकी की जा रही थी।
यही वजह है कि अब मुंबई पुलिस ने सलमान की सिक्योरिटी को और तगड़ी करने के लिए एक बड़ा कदम उठा लिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।